जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ उस दिन उस शहर के अंदर मैं खुद मौजूद था। मदद करने के बहाने उस 8 साल की लड़की को एक ऐसी जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर कोई भी नहीं था। वो इलाका पूरा सुनसान था। वहाँ जाने के बाद उसके वो सारे कपड़े निकालता है और उसके साथ घिनौना काम करना स्टार्ट करता है। एंड जैसे ही वो इसका विरोध करती है, चीखने चिल्लाने लगती है, तो वो उसे चुप कराने के लिए उसके हाथ और पैर तोड़ देता है। आखिर ये केस है कहाँ का और कौन था वो दरिंदा जो उसने इतना ज़्यादा घटिया उस एक 8 साल के बच्चे के साथ करा था। तो चलो शुरू से जानते इस केस को कि इसके अंदर क्या हुआ था। एंड मैं जो सेकंड केस का प्लेस है वहाँ पर उस शहर के अंदर मैं क्या कर रहा था, मैं वहाँ पर कैसे आया। तो चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दरअसल गाइस ये इंसिडेंट हुआ है उत्तर प्रदेश का एक जिला है प्रयागराज, और प्रयागराज जिले के अंदर एक नगर है गंगानगर। इस नगर के अंदर एक फैमिली रहती है और उस फैमिली के अंदर टोटल 7 मेंबर्स थे, माता पिता और उनके 5 बच्चे। एंड बेसिकली जो पिता थे, पिता घर पर ही पत्थर तोड़ने का काम किया करते थे, यानी कि जो मसाले कूटने का जो बर्तन होता है ना, उस तरीके का बर्तन जो उसके पिता थे वो बनाया करते थे, और वो भी पत्थर से। लेकिन एक दिन अचानक वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, और घायल भी इस कदर हो जाते हैं कि उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ता है। और घायल किस वजह से हुए ये तो अभी तक साफ नहीं हुआ है, लेकिन जो वो घायल हुए थे वो बहुत ज़्यादा गंभीर तरीके से हुए थे। एंड जब उन्हें हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है तो वहाँ पर उनकी फुल ट्रीटमेंट कराई जाती है। एंड उसके बाद जब उन्हें छुट्टी होती है तो उस टाइम पर डॉक्टर्स उन्हें कहते हैं कि तुम्हें अब अच्छे खासे टाइम तक रेस्ट करने की ज़रूरत है, तुम अब काम नहीं कर सकते, तुम्हें जो है अच्छा खासा आराम करना पड़ेगा, और वो भी काफ़ी दिनों तक। एंड इस बीच में तुम्हें रोज़ एक इंजेक्शन लेना होगा, और वो भी इंजेक्शन तुम्हें सवेरे आधा और इवनिंग में आधा लेना होगा। बेसिकली डॉक्टर उन्हें एक ऐसा इंजेक्शन देते हैं जो कि उन्हें 2 टाइम्स लेना था, यानी कि सवेरे आधा एंड शाम में आधा। एंड जो सवेरे आधा लेने के बाद जो आधा बचता था उन्हें उसे फ्रीजर में रखना था। लेकिन ये जो फैमिली थी, ये फैमिली बहुत ज़्यादा गरीब थी, उनके पास फ्रीजर तो दूर की बात है, रहने के लिए ठीक से घर तक नहीं था। तो इसी वजह से जो आधा इंजेक्शन बचा हुआ रहता था वो इंजेक्शन एक पास ही में एक मेडिकल शॉप थी, उस मेडिकल शॉप के अंदर उस इंजेक्शन को रखाया जाता था। और जो इंजेक्शन है उस इंजेक्शन को मेडिकल शॉप में जाकर रखना, एंड जैसे ही शाम हो जाए उस टाइम पर उस इंजेक्शन को घर पर लाकर अपने पिताजी को देना, ये जो काम था वो 8 साल की बच्ची करती थी। यानी कि जो 8 साल की उनकी एक बेटी थी, वो बेटी क्या करती थी कि जब अपने पापा को इंजेक्शन सवेरे दे देती थी तो उसके बाद जो उस इंजेक्शन को फ्रीजर में रखने के लिए उस पास में एक मेडिकल था, उस मेडिकल पर जाती थी, वहाँ पर रखती थी। एंड जैसे ही फिर शाम का टाइम होता था फिर से उस मेडिकल पर जाकर उस इंजेक्शन को लेकर आती थी, क्योंकि डॉक्टर ने तो बोला था कि उसके पापा को जो इंजेक्शन है वो 2 टाइम्स लेना। इस वजह से जो है उन्हें वो इंजेक्शन फ्रीजर में रखने के लिए जाना पड़ता था। फिर आता है 2 अक्टूबर 2024। रोजाना की तरह जैसे उसका काम था कि जो सवेरे का इंजेक्शन था उसे लगने के बाद जो इंजेक्शन बचा हुआ रहता था उसे फ्रीजर में रखना था। इस दिन भी वो जो आज बचा हुआ इंजेक्शन था वो उसे लेकर मेडिकल शॉप के लिए निकलती, लेकिन निकलने से पहले अपनी माँ से बोलती है कि पास में एक मेला लगा हुआ है और उस मेले के अंदर मैं जाऊंगी और वहाँ पर देखूंगी तो मुझे कुछ अच्छा खासा टाइम लगेगा। अब ये बोलने के बाद उसकी माँ उसे 10 रुपये पकड़ा देती है एंड वो वहाँ से निकल जाती है। फिर सबसे पहले वो मेडिकल शॉप में जाती है और जो बचा हुआ इंजेक्शन था उसे वो फ्रीजर में रखती है। एंड फ्रीजर में रखने के बाद फिर वो मेले की तरफ बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पर ये किसी को नहीं पता था कि जो वो अब मेले की तरफ जा रही थी वो कभी वापस लौट के नहीं आने वाली थी, क्योंकि उसके साथ वहाँ पर कुछ ऐसा होने वाला था ना ही उसने कभी सोचा था और ना ही उसके पेरेंट्स ने ये कभी सोचा था। अब धीरे धीरे रात होने लगती है, लेकिन वो जो 8 साल की बच्ची थी वो घर पर नहीं लौटती है। जो उसके मम्मी और पापा थे वो काफ़ी ज़्यादा डरने लगते हैं, क्योंकि उनकी जो बेटी थी जस्ट 8 साल की थी और अभी रात के 9 बज रहे थे, लेकिन उनकी बेटी का कहीं कुछ भर भी पता नहीं था। उनकी माँ और पिता बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं और उसकी माँ गाँव के अंदर उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है। और जो आस के लोग होते हैं उन्हें भी ये बोलती है कि मेरी बेटी को तुमने देखा है, मेरी बेटी सवेरे इंजेक्शन रखने के लिए मेडिकल शॉप पे गई थी, लेकिन वहाँ से वो अब तक घर पर नहीं लौटी है, क्या तुमने उसे देखा है? यहाँ तक कि वो उस मेले के अंदर भी जाती है अपनी बेटी को देखने के लिए, क्या वो वहाँ पर है, लेकिन वहाँ पर भी उसकी कोई खबर नहीं होती। ऐसे ही पूरी रात गुजर जाती है। उसकी माँ पूरी रात अपनी बेटी को ढूंढती है, लेकिन उसके बेटी का कहीं पर भी पता नहीं था। फिर दूसरे दिन 3 अक्टूबर 2024, इस दिन पर सवेरे सवेरे कुछ लोग खेत में जा रहे थे। एंड खेत में जाते हुए वो नोटिस करते कि साइड में कुछ तो पड़ा हुआ है। एंड वो जैसे ही जाकर देखते तो वहाँ पर उसी 8 साल की लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। एंड वो भी इतनी ज़्यादा बुरी हालत में, उस बॉडी के ऊपर एक भी कपड़ा नहीं था, पूरी निर्वस्त्र होकर वो बॉडी वहाँ पर पड़ी हुई थी। एंड ये देखने के बाद
तुरंत से पुलिस को कॉल करा जाता है और पुलिस मौके की वारदात पर आती है और वहाँ पर छानबीन करती है। तो उन्हें ये पता चलता है कि जो कल एक बच्ची गायब हुई थी, दरअसल ये बॉडी उसी बच्ची की। और फिर उन माँ बाप को बुलाया जाता है एंड वो देखकर उसकी शिनाख्त करते हैं। फिर वो दंग रह जाते हैं क्योंकि उस बॉडी के साथ, यानी कि जो 8 साल की बच्ची थी, उसके साथ ब्रूटली तरीके से रेप किया गया था। उस लड़की के जो पेरेंट्स थे उनका रो रो कर बहुत ही बुरा हाल हो गया था क्योंकि उन्होंने जस्ट उसे उस इंजेक्शन को फ्रीज़र में रखने के लिए भेजा था और उसके बाद वो मेला देखने के लिए जाने वाली थी। लेकिन उसका रात भर कोई आता पता नहीं था और वो जब मिलती है तो वो इस हालत में मिलती है। ये देखकर वो पुलिस वाले और उसके माँ बाप बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि उसके साथ ये ऐसा आखिर किया तो किया किसने, ये बहुत बड़ा सवाल उठ रहा था। फिर पुलिस वाले उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजते एंड जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पुलिस वाले दंग रह जाते हैं क्योंकि पोस्टमार्टम में ऐसे निकल कर आता है कि उस लड़की के साथ बहुत ही ज़्यादा घिनौने तरीके से जो है दुष्कर्म किया गया। एंड वो तो करा ही गया, उसके बाद उसके हाथ और पैर तोड़े गए। इतना ज़्यादा घिनौने तरीके से उसके साथ जो ये दुष्कर्म करके उसके हाथ पैर तोड़े गए और उसे लास्ट में जान से मार दिया। आखिर ये किस दरिंदे ने किया? वो जो माँ बाप थे वो तो परेशानी थे, बहुत ही ज़्यादा रोए जा रहे थे कि हमारे एक 8 साल की बेटी के साथ ऐसा किसने किया। और पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं और इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो क्राइम सीन था वहाँ के सारे सीसीटीवी खंगाले जाते हैं। एंड वहाँ के ही नहीं, जो एरिया था पूरा गंगानगर, उस पूरे एरिया के सीसीटीवी पुलिस वाले चेक करते हैं और 65 से भी ज़्यादा लोगों से पूछताछ करी जाती है। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी पुलिस वालों के हाथ में कुछ भी नहीं लगता। इतने सारे सीसीटीवी चेक करने के बाद, इतने सारे लोगों को वो भी सख्ती से पूछने के बाद उनके हाथ में कुछ भी नहीं लग रहा था। और ऐसे ही अब कुछ और दिन गुजर जाते हैं लेकिन ऐसा कोई भी सुराग पुलिस वालों के हाथ में नहीं लग रहा था कि उस कातिल तक पहुंचा जाए। लेकिन एक दिन अचानक से एक आदमी पुलिस स्टेशन में आता है सीसीटीवी फुटेज लेकर एंड वो बोलता है कि इस फुटेज के अंदर वो जो आदमी है उस लड़की के साथ दिखाई दे रहा है और वो उसे साइकिल पर बिठाकर कहीं और लेकर जा रहा है। एंड ये फुटेज देखने के बाद पुलिस वाले जुट जाते हैं छानबीन में और ये फुटेज गाँव के अंदर सारे लोगों को दिखाई जाती है और वहाँ से ये समझ आता है कि इस फुटेज के अंदर जो आदमी उस 8 साल की लड़की को साइकिल पर बिठा कर लेकर जा रहा है उस आदमी का नाम मुकेश कुमार है और वो वहाँ के ही पास में एक गांव के अंदर रहने वाला था। पुलिस वालों के पास मुकेश कुमार का फोटो भी था, तो फोटो की मदद से उसके घर का एड्रेस भी पुलिस वाले जल्दी फाइंड कर लेते हैं। एंड फाइंड करने के बाद एक पुलिस की टीम उसके घर पर पहुंच जाती है। लेकिन वहाँ पर जब वो छानबीन करते तो उन्हें पता चलता है कि मुकेश वहाँ से फरार हो चुका है। एंड अब ऐसे ही कुछ और दिन गुजर जाते हैं एंड फिर एक दिन पुलिस वालों को एक लीड मिलती है कि जुड़ापुर इलाके में रात के 10:30 बजे मुकेश जो है वहाँ पर आने वाला है। जो एरिया था चूड़ापुर, वहाँ पर पुलिस वाले 10 बजे तैनात हो जाते हैं और फिर जैसे ही 10:30 बज जाते हैं तो 10:30 बजे मुकेश वहाँ पर आता है एंड मुकेश को देखकर पुलिस वाले उस पर टूट पड़ते हैं, उसे धर दबोचने के लिए उसके तरफ भागने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान मुकेश पुलिस पर फायरिंग स्टार्ट कर देता है एंड फायरिंग का जवाब देते हुए पुलिस वाले जब उसके ऊपर फायरिंग स्टार्ट करते हैं तो मुकेश के पैर में गोली लग जाती है एंड गोली लगने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा घायल होता है, वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रहा था। फिर पुलिस वाले उसे धर दबोच कर जेल के अंदर लेकर आते हैं एंड जेल के अंदर लेकर आने के बाद पहले तो उसके पैर की ट्रीटमेंट कराई जाती है एंड फिर उसे पूछा जाता है कि तूने ये सब कुछ कैसे किया और क्यों किया, आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी जो तूने ये सब कुछ उस एक 8 साल के बच्चे के साथ किया। फिर जो वो खुलासा करता है मुकेश, ये सुनकर सब के सब दंग रह जाते हैं। फिर मुकेश पुलिस वालों को बताता है कि 2 अक्टूबर जिस दिन ये वारदात हुई उस दिन पर वो फुल पीकर घर पर जा रहा था, वो होश में बिल्कुल भी नहीं था। उस टाइम पर वो घर पर जब जा रहा था तो वो देखता है कि एक 8 साल की लड़की मेले की तरफ जा रही है। फिर मुकेश उसे रुकवाता है एंड बोलता है अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो मैं तुम्हें मेले के अंदर छोड़ दूँ। तो वो तो एक 8 साल के बच्चे हैं ना यार, वो ठीक है, बोलती कि अंकल ठीक है तुम मुझे उस मेले के अंदर छोड़ दो, उसके बाद मैं अपने घर पर चली जाऊंगी। अब ये बोलने के बाद जो मुकेश था वो उसे अपने साइकिल पर बिठाता है एंड साइकिल पर बिठाने के बाद उसे एक सुनसान से जगह पर लेकर जाता है एंड वहाँ जाने के बाद वो उसके शरीर के सारे कपड़े निकालता है एंड कपड़े निकालने के बाद उसके साथ वो दुष्कर्म करना स्टार्ट करता है। अब जब ये दुष्कर्म उसके साथ वो कर रहा था वो उसका विरोध करते हुए वो चीखने चिल्लाने लगती है, तो तब वो उसके हाथ तोड़ देता है एंड हाथ तोड़ने के बाद वो फिर भी नहीं रुकती, फिर भी चिल्लाने लगती है। तब वो उसके
पैर भी तोड़ देता है। यार गाइज मतलब आप सोचो उसके साथ ये इतना घटिया दुष्कर्म तो हो रहा है एंड उसी के साथ साथ वो उसके हाथ पैर तोड़कर ये दुष्कर्म कर रहा है। उसे कितना ज़्यादा पेन हो रहा होगा उसके ऊपर, मतलब क्या ही बीत रही हो। एंड ये दुष्कर्म करने के बाद जब उसका मन भर जाता है, वो वहाँ से जाने लगता है, तो वो नोटिस करता है कि वो जो 8 साल की बच्ची है वो अभी जिंदा है। तो वो उसे जिंदा बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहता था। तो फिर वहाँ पर एक साइड में पड़ा हुआ हथौड़ा लेता है एंड जोर जोर से उसके सिर में मारने लगता है। उसका फेस बिगाड़ देता है ताकि इस बॉडी को कोई पहचान ना पाए। मतलब यार सोचो कि किस तरीके के दरिंदे रहते हैं यार हमारे बीच में। यानी कि एक बस जस्ट 8 साल की बच्ची उसको वो लेकर जाता है, उसके साथ घिनौना काम करता है और उसके हाथ पैर तोड़कर उसकी पहचान ना हो इस वजह से उसका फेस बिगाड़ कर उसे मार देता है। उसे मतलब क्या ही बोलूं यार, मेरे हिसाब से ना उसे तो अब फांसी होनी चाहिए, क्योंकि जो लड़की अब मरी हुई है वो तो वापस नहीं आएगी। अब ये दरिंदा अगर इसके खिलाफ कुछ अच्छी खासी एक्शन नहीं ली गई तो ये तो 1 महीने के 2 महीने के अंदर छूट जाएगा ना। लेकिन नहीं, अब उसे फांसी की सज़ा मिलनी ही चाहिए। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। और ये जो रेप के केसेस है ना आए दिन चल ही रहे। एक दिन के अंदर न जाने कितने सारे लड़कियों के साथ रेप होता है। और ऐसा ही ये इंसिडेंट जब हुआ था जब मैं अपने घर से एक 60 किलोमीटर दूर एक शहर के अंदर जाता हूँ कुछ कपड़े खरीदारी करने के लिए, क्योंकि बेसिकली मेरे घर पर फंक्शन था तो मुझे खरीदारी करने के लिए एक बड़े शहर में जाना था क्योंकि अच्छी खासी कपड़ों की खरीदारी करनी थी। फिर उस दिन मैं दूसरे शहर के अंदर कपड़े खरीदारी करने के लिए अपने फैमिली के साथ बेसिकली वहाँ पर मैं गया था। एंड वहाँ पर जिस दिन पर भी मैं गया था उस दिन पर भी एक जस्ट 4 साल की बच्ची, एक 4 साल की लड़की का साथ ये घिनौना काम होता है। उसके साथ भी ये दुष्कर्म करा जाता है और उसे मार कर फेंक दिया जाता है। फिर उस दिन मैं पूरी खरीदारी कर कर अपने घर पर आ जाता हूँ एंड घर पर आने के बाद 2 दिन गुजर जाते हैं। फिर मुझे इंस्टाग्राम पे एक मेरा ही फ्रेंड एक स्टोरी लगाता है एंड उसके दौरान फिर मुझे पता चलता है कि ये जो इंसिडेंट है ये जिस दिन मैं खरीदारी करने के लिए गया था उस दिन ये इंसिडेंट हुआ था। एंड ये जो मैंने आपको अभी इंसिडेंट बताया ये सेकंड इंसिडेंट है। एंड जो मैंने फर्स्ट आपको स्टोरी बताई ये प्रयागराज की है और जो मैं अभी बता रहा हूँ ये मेरे ही एक पास में एक शहर है, उस शहर का नाम जालना है, उस जालने के अंदर ये हुआ था। एंड गाइस यार अगर आप इस वीडियो को अब तक देख रहे हो और आप अगर पेरेंट्स हो ना तो आप ये बात अच्छे से समझ लो, क्योंकि आपके लड़की की एज चाहे कितनी क्यों ना हो वो मैटर नहीं करती। क्योंकि जो ये दरिंदे छोटा बड़ा कुछ भी नहीं देखते, बस देखते उन्हें दिखाई देता है तो बस खुद की हवस। इस वजह से ना आपकी बेटी के लिए गुड टच बैड टच एंड किसी भी अनजान आदमी के कुछ दिया हुआ खाना नहीं है, उसके साथ जाना नहीं है, चाहे वो कुछ भी कहे। ऐसा आप अपने जो बच्ची है उसे समझाइए, अच्छी तरीके से बैठकर उनसे बातें करिए, तब जाकर ये जो अभी इंसिडेंट हो रहे हैं इसकी तादाद कम हो जाएंगी। बंद तो होने वाली नहीं है क्योंकि ये जो दरिंदे होते हैं ना कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में पनपती है। लेकिन आप अपनी सावधानी खुद रखिए। तो सो गाइस यार ऐसा कुछ इन दोनों केस के अंदर हुआ था। जो सेकंड केस है इसकी पूरी डिटेल तो मेरे पास नहीं है, ये तो जस्ट गाइस ये केस जो है मेरे पास ही हुआ है, लेकिन फिर भी जो इसकी डिटेल है मेरे पास तक नहीं आई। क्योंकि ये जो केस है ना ये मतलब अंदर ही अंदर निपट चुका है। क्योंकि ये जो केस है ना जो सोशल मीडिया में जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स होते हैं वहाँ तक नहीं पहुँचा है, इस वजह से इसकी जो डिटेल्स है ये मेरे तक नहीं पहुँचे। तो सो गाइस यार अब मिलते हैं एक और न्यू केस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।